भारत में दो जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। एक तो वक्फ कानून के विरोध में और दूसरा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए। कांग्रेस जिसे कि कुछ दिन पहले वक्फ की पड़ी थी, अब उनका पूरा फोकस गांधी परिवार पर आ गया है। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी ऑफिस के बाहर, इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हुआ क्या था कि सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनकी कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में दायर किया गया मामला है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर शिकायत के मुताबिक एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड एजेएल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 90.25 करोड़ यानी कि 90 करोड़ 25 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण लिया। आरोप यह है कि ऋण चुकाया नहीं गया। एक निकटवर्ती कंपनी यंग इंडियन को नवंबर 2010 में 5 लाख की चुकता पूंजी के साथ शामिल किया गया था और इसने एजेएल की लगभग सभी शेयरधारिता और इसकी सभी संपत्तियां हासिल कर ली। इसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों पर आपराधिक हेराफेरी का आरोप लगाया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। ऐसा लगता है कि गांधी परिवार के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और उधर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी गुरुग्राम लैंड स्कैम के मामले में पूछताछ के लिए बुला लिए गए। खैर, हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, जिन पर नेशनल हेराल्ड और एजेएल में घोटाले का केस चल रहा है। तो ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण निजी स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडियन के जरिए सिर्फ 50 लाख रुपए में कर लिया। इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हैं। इस मामले में अपराध से अर्जित आय 988 करोड़ रुपए की मानी गई है और साथ ही संबंधित संपत्तियों का बाजार मूल्य 5000 करोड़ रुपए बताया गया है। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुछ संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। वहीं ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी, जिसमें कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, आपको बता दें। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। अवैध रूप से जो धनराशि प्राप्त की जाती है उसे छुपाने का तरीका मनी लॉन्ड्रिंग। इसके माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य सोर्स का पता नहीं लगा पाती हैं। आसान शब्दों में कहें तो काले धन को वैध बनाना। अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की कला होती है मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपराधिक आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। पहले विस्तार से मामला क्या है वो समझ लेते हैं। 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में निजी शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने अपनी निजी कंपनी यंग इंडियन के माध्यम से एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड नामक एक सार्वजनिक रूप से सीमित कंपनी का अधिग्रहण करके 1600 करोड़ की धोखाधड़ी और जमीन हड़प ली। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस धोखाधड़ी के माध्यम से उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अचल संपत्तियों के साथ नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज समाचार पत्रों के प्रकाशन अधिकार प्राप्त किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिग्रहित संपत्तियां सरकार द्वारा केवल समाचार पत्रों के प्रकाशन के उद्देश्य से दी गई थी, लेकिन उनका इस्तेमाल पासपोर्ट कार्यालय चलाने के लिए किया गया, जिससे लाखों रुपए के किराए की आय हुई। अदालत में उनकी इस शिकायत में आगे यह आरोप लगाया गया है कि 26 फरवरी 2011 को एजेएल ने यंग इंडियन को कंपनी के 10 रुपए प्रत्येक के सभी 90 मिलियन यानी कि 9 करोड़ शेयर्स के साथ शून्य ब्याज पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से 90 करोड़ के असुरक्षित ऋण के हस्तांतरण को मंजूरी दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तर्क दिया कि किसी राजनीतिक दल के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A से सी और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के अनुसार वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए धन उधार देना अवैध है और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा जांच और सार्वजनिक धन का उपयोग करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की थी।
आपराधिक कार्यवाही मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट द्वारा अलग अलग तिथियों पर की गई, जबकि प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध किया और मजिस्ट्रेट से इसे खारिज करने का अनुरोध किया। अदालत ने पाया कि सभी आरोपियों के खिलाफ पहली दृष्टया सबूत पाए गए हैं। अदालत ने स्वामी की शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए प्रतिवादियों को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया। 26 जून 2014 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुश्री गोमती मनोजा ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को 7 अगस्त 2014 को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि अब तक के साक्ष्यों के मुताबिक ऐसा लगता है कि YIL यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड को वास्तव में 2000 करोड़ मूल्य की AJL संपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक धन को निजी उपयोग में बदलने के लिए एक दिखावा या आवरण के रूप में बनाया गया था। अदालत ने उल्लेख किया कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने कथित रूप से उक्त नापाक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। अब 15 अप्रैल 2025 प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले के सिलसिले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की है। ये इस केस में जिस AJL की बात हो रही है वो AJL क्या है वो भी आपको बता दें। एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड एक गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है जो शेयर्स द्वारा सीमित है, जिसे 20 नवंबर 1937 को शामिल किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय हेराल्ड हाउस 5A बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में है। ये जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की उपज थी, लेकिन ये कभी उनकी निजी संपत्ति नहीं थी, क्योंकि इसे लगभग 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के समर्थन से शुरू किया गया था, जो AJL के शेयरधारक बन गए थे। कंपनी की पूंजी 5 लाख थी, जो 100 रुपए प्रत्येक के 2000 अधिमान्य शेयर्स और 10 रुपए प्रत्येक के 30,000 साधारण इक्विटी शेयर्स में विभाजित थी। नेहरू के अलावा AJL के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, कैलाश नाथ काटजू, रफी अहमद किदवई, कृष्ण दत्त पालीवाल और गोविंद वल्लभ पंत जैसे दिग्गजों ने हस्ताक्षर किए थे। कंपनी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं थी, ना ही वो समाचार के अलावा किसी अन्य व्यवसाय से जुड़ना चाहती थी। AJL ने 2008 तक अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड अखबार, उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन प्रकाशित किया। AJL के पास नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, इंदौर, पटना और पंचकुला सहित अलग अलग शहरों में अचल संपत्ति भी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों पर चल रहे इस केस में कांग्रेस का यह तर्क है कि साल 1937 में स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को लगभग 10 साल के लिए और करीब 100 किस्तों में चेक से अपनी देनदारी के भुगतान के लिए 90 करोड़ की राशि दी गई थी। इसमें से 67 करोड़ की राशि का इस्तेमाल नेशनल हेराल्ड ने अपने कर्मचारियों के भुगतान के लिए किया और बाकी पैसा बिजली बिल, किराया, भवन आदि पर खर्च किए थे। किसी राजनीतिक दल की ओर से कर्ज देना अपराध नहीं है और ना ही इसे गैर कानूनी माना जाता है। इस केस में कांग्रेस का तर्क यह है कि साल 1937 में स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को लगभग 10 साल के लिए और करीब 100 किस्तों में चेक से अपनी देनदारी के भुगतान के लिए 90 करोड़ की राशि दी गई थी। इसमें से 67 करोड़ की राशि का इस्तेमाल नेशनल हेराल्ड ने अपने कर्मचारियों के भुगतान के लिए किया और बाकी पैसा बिजली बिल, किराया, भवन आदि पर खर्च किया गया। किसी राजनीतिक दल की ओर से कर्जा देना अपराध नहीं है और ना ही इसे गैर कानूनी माना जाता है। कांग्रेस का दूसरा तर्क यह है कि नेशनल हेराल्ड अखबार आय के अभाव में यह कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था। इसके एवज में AJL के शेयर यंग इंडियन लिमिटेड को दिए गए, जो कि कानून में एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। और यंग इंडियन की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी हैं, जो किसी तरह का मुनाफा, डिविडेंड, सैलरी या कोई वित्तीय फायदा नहीं ले सकते। यही नहीं, मैनेजिंग कमेटी यंग इंडियन के शेयर को भी बेच सकती है। इसका मतलब यह है कि यंग इंडियन से ना तो एक पैसे का भी वित्तीय लाभ लिया जा सकता है और ना ही इसके शेयर्स को बेचा जा सकता है। हालांकि ये कानूनी मामला है, लेकिन एक बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं पर यह केस है, तो वो कैसे राजनीति ना करें। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। हालांकि कोर्ट की कार्रवाई पर तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन पर पुलिस की कार्रवाई जरूर हो गई है।
दिल्ली पुलिस ने बुधवार को 24 अकबर रोड स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसमें वरिष्ठ पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी विपक्षी नेताओं को जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके निशाना बनाने के लिए केंद्र द्वारा राजनीति से प्रेरित कदम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए 2002 के तहत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी अभियोजन शिकायत दर्ज की। मसला राजनीति का हो और बयानबाजी ना हो, ऐसा कैसे संभव है? राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि हम इस मामले को लंबे समय से देख रहे हैं। कोई लेन देन नहीं हुआ है, कोई संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ है, कोई संपत्ति का मूवमेंट नहीं हुआ है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। ये केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा को खतरा महसूस हो रहा है क्योंकि हम गुजरात में पार्टी को पुनर्जीवित कर रहे हैं। ये ईडी का स्पष्ट दुरुपयोग है। कांग्रेस इसे बदले की राजनीति कह रही है। जयराम रमेश ने लिखा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा और कुछ भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा। सत्यमेव जयते। तो होने दीजिए सत्य की जीत। घबराहट किस बात की है? न्यायालय कर देगा दूध का दूध और पानी का पानी। हालांकि बीजेपी ने यह कहा है कि जो लोग भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति की लूट में लिप्त थे, उन्हें अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले, अब ईडी का मतलब डकैती और वंशवाद का अधिकार नहीं है। वे जनता का पैसा, संपत्ति हड़प लेते हैं और कार्रवाई होने पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में भी जनता की संपत्ति को अपना बना लिया। बात बस इतनी सी है कि नेहरू का अखबार अब गांधी की समस्या बना हुआ है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत राहुल और सोनिया गांधी के लिए गले की फांस बन गई है। खैर, जो भी सच होगा जांच प्रक्रिया के पूरा होने और न्यायालय के फैसले पर पता चल ही जाएगा। लेकिन अब तक की जानकारी और टिप्पणियां जानने के बाद आप अपनी राय कमेंट में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और देखते रहिए जी भारत। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जी भारत।